आज की चर्चा में हम देखेंगे कि एथिक्स अर्थात नीति शास्त्र का हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। एथिक्स एक शास्त्र के रूप में प्राय देखा जाता है, एक अध्ययन का विषय माना गया है, लेकिन अध्ययन के विषय के अतिरिक्त एथिक्स या नीति शास्त्र का जो संबंध है वो हमारे जीवन से है, हमारे आचरण से है, हमारे व्यवहार से। एथिक्स शब्द की व्युत्पत्ति एथिका, मोर्स, इथोस आदि ऐसे शब्द हैं जिनके माध्यम से इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई है और इन सभी शब्दों का अर्थ मूल रूप से रीति रिवाज से है, अर्थात जो रिवाज समाज में प्रचलित हैं उन रीति रिवाजों का संकलन एक प्रकार से नीति शास्त्र को जन्म देता है। प्राय ये देखा गया है कि नीति शास्त्र का जन्म तब हुआ जब मनुष्यों ने दूसरों के साथ मिलकर समाज का निर्माण किया। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक जो बात है कि समाज का निर्माण किस प्रकार से होता है। समाज में ऐसे नियमों की आवश्यकता पड़ी जो समाज में होने वाले संघर्ष को कम कर सके या समाप्त कर सके। और ऐसा क्यों आवश्यक हुआ? जिससे कि मनुष्य सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। तो मूल उद्देश्य किसी भी नियम का या किसी भी रीति रिवाज का मूल उद्देश्य यही था कि मनुष्य समाज में हार्मनी के साथ रह सके, सामंजस्यपूर्ण रह सके, एक सोशल हार्मनी हो, अर्थात सभी व्यक्ति शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। इस दृष्टिकोण से ही नीति शास्त्र का निर्माण हुआ। तो नीति शास्त्र वास्तव में जो रीति रिवाज थे और जो रीति रिवाज आगे जैसे उनका विकास हुआ तो उन्होंने नियमों का आकृति उन्होंने ले ली, नियमों का आकार ले लिया और ये नियम आगे चलकर जब आगे और विकसित हुए तो इसी नियमों के माध्यम से शास्त्र का निर्माण हुआ जिसे एथिक्स या नीति शास्त्र कहते हैं। अब प्राय ये देखा गया है कि नीति शास्त्र अन्य शास्त्रों से उनमें क्या भिन्नता है, और जो प्राय जो भिन्नता बताई जाती है वो ये है कि नीति शास्त्र वस्तुपरक न होकर मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान है। इसका अभिप्राय यह है कि प्राय जो अन्य विज्ञान है वो ऑब्जेक्टिव है, अर्थात वस्तु पर है। ऑब्जेक्टिव से सीधा सा अर्थ यहाँ पे ये कि आत्मनिष्ठ नहीं है, तथ्यों पे आधारित है और उन सत्यों पे आधारित है जिनका परीक्षण किया जा सकता है और जिनको सत्यापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये वे विज्ञान हैं जो वस्तुपरक है, लेकिन नीति शास्त्र वस्तुपरक न होकर मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान इसे कहा जाता है। मानकीय विज्ञान से अभिप्राय यह है कि नीति शास्त्र कुछ ऐसे नियमों की स्थापना करता है या ऐसे आदर्शों की स्थापना करता है, कुछ ऐसे मूल्यों की स्थापना करता है और उन मूल्यों के
प्रकाश में व्यक्ति अपने कर्म का मूल्यांकन कर सकता है। अर्थात ये जो मानकीय हैं, ये जो आदर्श हैं, या आइडियल्स हैं या स्टैंडर्ड्स जिसे कहा गया है, ये मनुष्य के आचरण, उसके व्यवहार, उसके कर्म को एक प्रकार से उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन से अर्थ ये है कि ये बताया जाएगा कि अमुक कर्म उचित था या नहीं था, शुभ था या अशुभ था, सही था या गलत था, अच्छा था या बुरा था। नीति शास्त्र इसी संदर्भ में इसे मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान इसीलिए इसे कहा जाता है, क्योंकि नीति शास्त्र के जो मापदंड हैं या जो मानक हैं शुभ या अशुभ को लेकर अलग अलग सिद्धांत हैं, और अलग अलग सिद्धांत में देखेंगे कि उन्होंने अपने अपने मानक दिए हैं, और उन मानकों के अनुसार या स्टैंडर्ड्स के अनुसार एक कर्म शुभ हो जाएगा, लेकिन किसी अन्य सिद्धांत के मानक के अनुसार या आदर्श के अनुसार वही कर्म अशुभ हो जाता है। एक कर्म उचित हो जाता है और किसी अन्य सिद्धांत के मानक के अनुसार या आदर्श या स्टैंडर्ड के अनुसार वही कर्म अशुभ हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात है वो यही है कि नीति शास्त्र केवल स्टैंडर्ड्स की स्थापना करता है, मानकों की स्थापना करता है या आदर्शों की स्थापना करता है, आइडियल्स की स्थापना करता है। अर्थात नीति शास्त्र ये बताएगा कि हमारा व्यवहार या कर्म किस प्रकार का होना चाहिए। तो नीति शास्त्र में जो प्राय जो बात की जाती है वो ऑट से संबंधित है। तो मुख्य बात यहाँ पे यही है, एथिक्स पे जब भी चर्चा होती है तो इसी संदर्भ में होगी कि हमारा कर्म किस प्रकार से होना चाहिए और किस प्रकार के मानकों के अनुरूप या अनुसार होना चाहिए, किस प्रकार के आदर्शों के अनुरूप या आइडियल्स के अनुरूप होना चाहिए, जिससे उस कर्म का मूल्यांकन हो सके। अर्थात उन मानकों के प्रकाश में या उन मानकों के अनुरूप किसी भी कर्म को उचित या अनुचित या शुभ या अशुभ हम कह सकते हैं। अब जो आदर्शमूलक विज्ञान में एक तर्कशास्त्र भी आता है, कि एक प्रकार से आदर्शमूलक विज्ञान माना गया है। तर्कशास्त्र में तर्क के नियमों की चर्चा होती है। तर्क के नियमों से अभिप्राय है कि वे नियम जो किसी युक्ति को वैध या अवैध घोषित करते हैं। अतः तर्कशास्त्र आदर्शमूलक विज्ञान इस संदर्भ में है कि तर्कशास्त्र में जो नियम हैं या जो आदर्श हैं उनके अनुसार किसी भी युक्ति को समझा जा सकता है, कि उसकी वैधता जांची जा सकती है और ये निर्णय लिया जा सकता है कि यह युक्ति वैध है या अवैध है। इस संदर्भ में तर्कशास्त्र को नीति शास्त्र की तरह ही आदर्शमूलक या मानकीय विज्ञान माना गया है। इसी संदर्भ में दूसरा जो मानकीय या आदर्शमूलक विज्ञान है वह एस्थेटिक्स जिसे कहते हैं, या सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र भी इसी प्रकार से उन आदर्शों या नियमों की चर्चा करता है या उन नियमों को स्थापित करता है जिसके संदर्भ में हम किसी भी वस्तु को, किसी भी कर्म को सुंदर या असुंदर बता सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि हमारा कर्म जब इस प्रकार से होगा तो वह सौंदर्य युक्त होगा, या कोई भी वस्तु सौंदर्य युक्त कब होगी या कैसे होनी चाहिए जिससे वह सौंदर्य युक्त कहलाए। तो यहाँ पे ये एस्थेटिक्स का क्षेत्र है, ये लॉजिक का है
और ये जो क्षेत्र है ये एथिक्स का है। तीनों ही जो शास्त्र हैं ये मानवीय या आदर्शमूलक विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। तर्कशास्त्र युक्तियों की वैधता जांचता है, सौंदर्य शास्त्र किसी भी कर्म या वस्तु के सौंदर्य का मूल्यांकन करता है कि कौन सी चीज़ सुंदर है नहीं है, और नीति शास्त्र इसी प्रकार से हमारे जो कर्म हैं उनकी जो नैतिकता है, वे नैतिक है या नहीं है, उसका विश्लेषण करता है या उसका मूल्यांकन करता है, इवैल्यूएशन जिसे कहते हैं। तो नीति शास्त्र का काम एक इवैल्यूएटिव है कि हमारा कर्म कब नैतिक होता है, कब शुभ होता है, कब अशुभ होता है, कब अच्छा होगा, कब बुरा होगा। तो ये नीति शास्त्र का कार्य है। नीति शास्त्र मूल रूप से गुड और बैड इस प्रकार से मूल्यांकन करता है कि हमारे एक्शन के। तो यहाँ पे जो कर्मों का मूल्यांकन हो रहा है या क्रिया जिसे कहते हैं एक्शन, वो ह्यूमन एक्शन है। नीति शास्त्र केवल ह्यूमन एक्शन का इवैल्यूएशन करता है, मनुष्यों के कर्म। यहाँ पर जो मुख्य केंद्र या मुख्य विचार का जो बिंदु है वो यही है कि नीति शास्त्र का संबंध मनुष्यों के कर्म से। कौन से कर्म, एक और यहाँ पे ध्यान देना है, जो ऐच्छिक कर्म अर्थात वॉलंटरी एक्शंस। एथिक्स इवैल्यूएट्स वॉलंटरी एक्शंस and not involuntary actions. So this thing has to be kept in mind, that the role of ethics is to evaluate only those actions which are voluntarily conducted by human beings, or which man performs voluntarily. And voluntarily means out of his own free will, where he has freedom to perform his action. Those actions come under the domain of ethics or under the purview of ethics. मतलब मनुष्यों के जो कर्म हैं, जो स्वतंत्रता में किए गए हैं, वे कर्म ही नीति शास्त्र के अंतर्गत मूल्यांकन के लिए आते हैं। जिन कर्मों को करने की स्वतंत्रता नहीं होती है, those are involuntary actions and they do not form part of the ethical evaluation. So this thing one has to keep in mind. Only those actions are part of evaluation which are performed freely. अर्थात मनुष्यों के कर्म जो ऐच्छिक हैं, इच्छा से किए गए हैं, अर्थात जिन कर्म को नहीं करने की भी स्वतंत्रता थी, अर्थात जिसमें यह विकल्प था करने का और नहीं करने का, और मनुष्य ने चयन किया करने के लिए या नहीं करने के लिए, उन कर्मों का ही मूल्यांकन किया जाता है। इनवॉलंटरी एक्शंस आर नॉट पार्ट ऑफ एथिकल इवैल्यूएशन। जो अनैच्छिक कर्म होते हैं उनको मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन कर्मों को करने के लिए मनुष्य के पास स्वतंत्रता नहीं थी। तो यहाँ पे ये मुख्य बात यही है कि जो कर्म मनुष्य ने अपनी इच्छा से किए हैं, वे कर्म ही मूल्यांकन योग्य होते हैं, और जिन कर्म को करने के लिए या जो कर्म निष्पादित हुए हैं, वे स्वेच्छा से नहीं हुए हैं, किसी दबाव में हुए हैं, तो वे कर्म मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आते। तो यहाँ पे केवल ये दो मुख्य बातें ध्यान में रखनी है कि जो ह्यूमन एक्शन है वे ही नीति शास्त्र के अंतर्गत आते, और जो अपनी स्वेच्छा से किए गए कर्म ही नीति शास्त्र या नैतिकता का अवयव बनते हैं, और उन पर ही मूल्यांकन किया जाता है। अब एथिक्स या नीति शास्त्र का जो जन्म वो मूल रूप से
इसीलिए हुआ कि समाज में संघर्ष कम हो या उसे समाप्त किया जाए और सभी व्यक्ति शांति से रह सकें। तो ये शांति बनाए रखने के लिए ही ऐसे रीति रिवाज थे जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति करता था, सभी मनुष्य करते थे। और इन्हीं रीति रिवाजों का जब विकास हुआ तो ये रीति रिवाज ही नीति शास्त्र में परिणत हुए। तो ये एक प्रकार से एथिक्स में हम लोग प्राय सामान्यतः आदर्शों की बात करते हैं या स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं कि ह्यूमन एक्शन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मतलब मनुष्य के कर्म का मानक क्या होना चाहिए। ये चर्चा एथिक्स में होती है। इसी के साथ धन्यवाद।